ख्याल है? हिस्ट्री में तुम लोग को पिछला क्लास में कहाँ तक पढ़ा दिए थे? चोल वंश पढ़ा दिए थे, ऑलमोस्ट राष्ट्रकूट भी समाप्त कर दिए थे। थोड़ा सा भारत का मैप बनाते हैं और उस पर देखते हैं कि इस क्लास में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, इंडिया ऐसा लग रहा है मैप में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये वाला एरिया में तुम लोग को पढ़ाए थे कि कौन सा वंश शासन कर रहा था? चोल वंश, जो पल्लव वंश के ध्वंसावशेष पे आया था, पढ़ाए थे ना। चोल वंश के बारे में पढ़ाए थे कि चोल वंश का संस्थापक विद्यालय था, है ना, कोई दिक्कत है? उसी में तुम्हारा राजेंद्र चोल वगैरह के बारे में भी पढ़ा दिए थे, कोई दिक्कत? इस एरिया में तुम्हारा है कौन सा वंश था? राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, ये वाला एरिया में कौन सा वंश था? राष्ट्रकूट। और इस साइड हम बंगाल वाला एरिया में जब जाते हैं तो पाल वंश आता है। ठीक है, पिछले क्लास में तुमको राष्ट्रकूट पढ़ा दिए थे, है ना। तुमको जब हम बताए थे कि जब हम उत्तर भारत का इतिहास तुमको बता रहे थे तो ये कन्नौज वाला जो एरिया है, यहाँ पे हर्षवर्धन का शासनकाल हुआ था और हर्षवर्धन की हत्या होने के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक शून्यता छा गया था। इसका मतलब है कि कोई भी महान शासक नहीं हुआ। हम यहाँ पे हर्षवर्धन की हत्या होने के बाद इस एरिया को रोक के हम आ गए थे दक्षिण भारत का इतिहास में, आ गए थे ना। तो दक्षिण भारत का इतिहास में धीरे धीरे हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ऊपर की ओर उठते जा रहे हैं। अभी देखो राष्ट्रकूट तुम लोग को पढ़ा दिए, उसके बाद तुमको यहाँ पे पाल वंश पढ़ाएंगे। इस एरिया में प्रतिहार वंश है। क्या है? प्रतिहार वंश। तुमको पढ़ाए थे कि जब कोई महान शासक कन्नौज पे नहीं हुआ हर्षवर्धन की हत्या होने के बाद, तो इस एरिया में ना त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट हो गया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या हुआ था कि इधर पाल वाला चाह रहा था कि कन्नौज पे हम कब्जा कर लें, ठीक है, इधर से राष्ट्रकूट वाला चाह रहा था कि कन्नौज पे हम कब्जा कर लें, और इधर से प्रतिहार वाला चाह रहा था कि कन्नौज पे हम कब्जा कर लें। ठीक है, अब तीनों आपस में क्या कर रहा था? त्रिपक्षीय संघर्ष कर रहा था। मतलब कन्नौज पे गद्दी हासिल करना या सिंहासन हासिल करने के लिए ये तीनों आपस में जो संघर्ष कर रहे थे उसको त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से इतिहास में जाना जाता है। कहीं कोई दिक्कत है? त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन भाग लिया था? राष्ट्रकूट वाला, पाल वंश वाला और प्रतिहार वंश वाला। प्रतिहार को कहीं कहीं गुर्जर प्रतिहार भी लिख देगा, वो जब हम आगे पढ़ेंगे तो इस पर डिस्कस करेंगे। अभी तुमको राष्ट्रकूट के बारे में पूरा बता दिए थे कि राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था, है ना। कौन था? जो कि चालुक्य के कीर्तिवर्मन द्वितीय को हरा के वहां पे राष्ट्रकूट का स्थापना कर दिया था। राष्ट्रकूट का राजधानी के बारे में बात करते हैं तो कौन सा राजधानी था उसका? मान्यखेड़। पढ़ाए थे ना। राष्ट्रकूट का राजधानी कहाँ था? मान्यखेड़। दंती दुर्ग के बाद वहां पे कौन आ गया था? कृष्ण प्रथम, है ना। कृष्ण प्रथम क्या कहता है? एलोरा का निर्माण करवाया था महाराष्ट्र में। ये सब चीज तुम लोगों को पिछली क्लास में ऑलरेडी बताए हुए हैं। कहीं कोई दिक्कत है? हाँ नहीं। चलो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। इसी में तुमको बताया था कि इंद्र तृतीय भी शासक था। क्या था? इंद्र तृतीय, है ना। जैसे हम लोग दंती दुर्ग पढ़े थे, कृष्ण प्रथम पढ़े थे, अमोघ वर्ष के बारे में पढ़े थे। अमोघ वर्ष के बाद आता है इंद्र तृतीय। क्या आता है? इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय के दरबार में ही एक विदेशी यात्री आता है, नाम है अल-मसूदी। क्या नाम था? अल-मसूदी। अल-मसूदी जो है अपना पुस्तक में पहली बार मानसून का चर्चा किया था। तुमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि मानसून का खोज किसने किया। बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? जब मानसून का खोज के बारे में चर्चा होगा कि मानसून का खोज किसने किया, तो हम क्या बोलेंगे? हिप्पालस नामक व्यक्ति। क्या बोलेंगे? हिप्पालस। लेकिन पहला बार मानसून का कोई किताब में वर्णन कौन किया था? तो अल-मसूदी किया था। ठीक है, वो राष्ट्रकूट का इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया था। समझ में आ रहा है? किसके समय में? राष्ट्रकूट के इंद्र तृतीय के समय में आया था। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग राष्ट्रकूट के बारे में कंप्लीट जानकारी ले लिए थे। ठीक है, कुछ कुछ थोड़ा चर्चा करते थे राष्ट्रकूट के बारे में। देखो दंती दुर्ग कौन थे? इसके संस्थापक पढ़ाए हुए। कीर्तिवर्मन द्वितीय को क्या किए थे? ये कीर्तिवर्मन द्वितीय को ये हरा के यहाँ पे चालुक्य वंश का पहले स्थापना, चालुक्य वंश इस जगह पे चल रहा था, तो चालुक्य वंश का जो अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय, उसको हरा करके दंती दुर्ग क्या किए? वहां पे राष्ट्रकूट का स्थापना कर दिए और अपना राजधानी कहाँ बना लिए? मान्यखेड़। ठीक है, दंती दुर्ग के बाद आता है कृष्ण प्रथम। कौन आता है? कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम क्या किया? महाराष्ट्र में एलोरा नामक जो मंदिर है, ये गुफा है, उसका निर्माण करवाया था। वो गुफा निर्माण करवाने का शुरुआत कृष्ण प्रथम कर दिया था, लेकिन जो होता है ना कंप्लीट करवा देना। गुफा बहुत बड़ा पहाड़ वगैरह काट के बनाया जाता था, जिस कारण क्या है कि वो एक दिन में नहीं बनता था, उसमें वर्षों लगता था। वर्षों इन द सेंस 70 साल, 80 साल, 100 साल इतना लगता था। तो लगभग एलोरा का जो मंदिर का जो हम लोग बात करते हैं, शिव जी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, उसका निर्माण लगभग 80 साल है। कहा था कि 3 पीढ़ी उसमें आके इसका निर्माण कंप्लीट करवाया था। कितना पीढ़ी? 3 पीढ़ी। इसके बाद तुमको एक अच्छा शासक का नाम पढ़ाए थे जो कि थोड़ा सा बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, नाम था अमोघ वर्ष। क्या नाम था? अमोघ वर्ष। ठीक है, अमोघ वर्ष किसके थे? तो राष्ट्रकूट का ही था। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? राष्ट्रकूट के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि पिछला क्लास में ये पढ़े थे, तो हम लोग को पता है कि तुम लोग के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होता है, तो रिवीजन करने का समय नहीं मिला होगा, है कि नहीं?
जोर से बोलो, नहीं मिला था ना। कितना जिम्मेदारी रहती है, का उद्देश्य पढ़ना है, लेकिन मतलब रिवीजन करने का हम बोले कि समय नहीं मिलेगा, बहुत जिम्मेदारी है। बोलती है जी सर। गौ है ये लोग, बोले लड़की के पास दिमाग सच में बोले सीधी होती है ये लोग, है कि नहीं। बोलती है नहीं सर, एकदम रिवीजन करने का प्रेशर था ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। खैर तुम लोग को एकदम शांत नहीं रहना है, आतंक मचा के रखना है अभी क्लास में, ठीक है। जितना सवाल पूछेंगे तुम लोग को बताना है, टेंशन नहीं। यहाँ पे देखो अमोघ वर्ष के बारे में बुलाता है। सबसे पहले ये जैन धर्म को मानते थे। क्या मानते थे? जैन धर्म को, ठीक है। देखो जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बेसिकली ब्राह्मण धर्म इस एरिया में बहुत ज़्यादा, मतलब ब्राह्मण धर्म कहने का मतलब होता है कि हिंदू धर्म को लेकर ये लोग वंश आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसी में अमोघ वर्ष जो थे बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। क्या थे? पढ़ो। अगर राष्ट्रकूट का सबसे योग्य बोला जाएगा, सबसे पढ़ा लिखा शासक बोला जाएगा तो अमोघ वर्ष था। कौन था? अमोघ वर्ष, ठीक है। अमोघ वर्ष से पहले यहाँ पे ध्रुव तृतीय था, इसके बारे में तुम लोगों को पढ़ाए थे। क्या थे? ध्रुव के बारे में पढ़ाए थे। ध्रुव फर्स्ट। ध्रुव पक्ष क्या क्या था? ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो चल रहा था उसमें ये भाग लिया था। पढ़ाए थे ना ध्रुव पक्ष के बारे में, क्या कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो उसके बाद है अमोघ वर्ष। क्या था? अमोघ वर्ष ये था जैन धर्म को मानने वाला। क्या था? जैन धर्म। और बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, ठीक है। राष्ट्रकूट का अगर सबसे विद्वान व्यक्ति के बारे में बात करें तो कौन था? अमोघ वर्ष था, ठीक है। अमोघ वर्ष के बाद आता है इसमें इंद्र तृतीय। क्या आता है? इंद्र तृतीय। इसी के दरबार में आया था कौन? अल मसूदी नामक व्यक्ति। क्या था? अल मसूदी। इंद्र तृतीय के दरबार में कौन आया? अल मसूदी। कौन आया था? अल मसूदी, ठीक है। अल मसूदी किसके दरबार में आया था? इंद्र तृतीय के समय में अल मसूदी आया। अल मसूदी क्या किया कि पहली बार मानसून का वर्णन अपने पुस्तक में किया था। मानसून का खोज बोलेंगे तो कौन किया है? हिप्पालस नामक व्यक्ति। कौन किया था? हिप्पालस नामक व्यक्ति। लेकिन मानसून का पहली बार वर्णन कौन किया था? तो अल मसूदी। इसके बाद है कृष्ण तृतीय। क्या आता है? कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय के बारे में तुम लोग को बताए थे, किसको हरा दिया था? प्रांतक को, जो मदुरई को जीत लिया था, है ना। मदुरई को जीतने वाला को कौन हरा दिया था? कृष्ण तृतीय आया था। समझ में आ रहा? तो ये सब का चर्चा तुमको इतिहास में पहले भी पढ़ा चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने का जरूरत नहीं है। अमोघ वर्ष के समय में तमिल भाषा, जो कन्नड़ भाषा का बहुत विकास हुआ। कौन सा भाषा का? कन्नड़ भाषा का। समझ में आ रहा? देखो ये वाला जो एरिया है ना, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला एरिया है, ठीक है। तो अमोघ वर्ष के समय में कन्नड़ भाषा का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। इसके दरबार में 3 गो बहुत मतलब जानकार रहते थे कन्नड़ भाषा का। उसका नाम था पौन्य, पन्न और रन। क्या नाम था? पौन्य, पन्न, रन। देखो पौन्य, पन्न और रण्य, ठीक है। ये 3 अलग अलग व्यक्ति का नाम है, पौन्य, पन्न और रण्य। समझ में आ रहा ना? 3 अलग अलग व्यक्ति है और ये तीनों क्या थे? कन्नड़ भाषा के बहुत बड़े जानकार थे, ठीक है। किसके दरबार में रहते थे? अमोघ वर्ष के दरबार में, ठीक है। ये राष्ट्रकूट का इतिहास पहले तुमको बहुत डिटेल पढ़ाए हुए हैं, अभी बहुत ज़्यादा जाने का जरूरत डीप में नहीं है। इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज पाल वंश के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? पाल वंश। देखो ये राष्ट्रकूट अभी हम लोग खत्म कर दिए थे पिछले क्लास में, अभी हम लोग पढ़ेंगे पाल वंश के बारे में। पाल वंश के बगल में ही थोड़ा सा सामंत सेन वंश का शासन आता है। क्या आता है? सेन वंश का। 5 मिनट लगेगा, उसको भी खत्म कर देंगे। हालांकि मेन हमको साथ में पढ़ना है राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष में यही तीनों का हिस्सा होता है, योगदान होता है। इसमें सामंत जो सेन वंश होता है उसका कोई योगदान बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन हम लोग जब यहाँ से निकलेंगे तो थोड़ा इसको भी पढ़ते हुए चले जाएंगे। क्या कोई दिक्कत है? चलो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? एकदम अपडेटेड बकलो लो, इसमें तो कोई शंका नहीं है, कहीं कोई दुम्मत नहीं है। हम बता रहे हैं कि पाल वंश जब पढ़ेंगे तो पाल वंश का ही सामंत था सेन वंश वाला। क्या था? सामंत। तो पहले सेन वंश पढ़ना कि पहले पाल वंश पढ़ना होगा? पाल वंश पढ़ना होगा ना। तो थोड़ा सा इसको ना अस्थिर रखो, डोंट टेक अ लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन योर माइंड। क्लास में रहते हो तुम, क्लास में रहो। इतना प्रेशर लोगे तो कैसे काम चलेगा बाबू, ठीक है। पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। देखो पाल वंश इस एरिया में, कहाँ? बंगाल वाला एरिया में, ठीक है। बंगाल वाला एरिया में कौन शासन कर रहा था? पाल वंश। तुम लोग को जब हम चोल वंश पढ़ा रहे थे तो चोल वंश में राजेंद्र प्रथम के बारे में पढ़ाए थे कि वो कहाँ आक्रमण कर दिया था? चर्चा बात कर रहे हैं हम बंगाल का, तो यहाँ के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं हम लोग। कहते हैं ना कि क्लास में थोड़ा सा फोकस रहा करो तो ज़्यादा मजा आएगा, समझना है ना क्लास में। अच्छा हम परिप्रेक्ष्य किसका अभी चर्चा कर रहे हैं? पाल वंश का। 1 मिनट हमको समझना हम क्या बताना चाह रहे हैं। अटैक वो इंडोनेशिया पे भी किया था, श्रीलंका पे भी किया था, लेकिन हमारा चर्चा भी क्या हो रहा है? पाल वंश। तुमको पता है कि पाल वंश पे भी वो आक्रमण किया था जिस समय वहाँ पे महिपाल शासक था, है कि नहीं? महिपाल के समय में ये यहाँ पे आक्रमण किया था, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जो पाल वंश वाला है ना, ये बेसिकली बंगाल और बिहार का क्षेत्र पर शासन कर रहा था, ठीक है। पाल वंश का राजधानी कहाँ था? मुंगेर था। कहाँ था? मुंगेर था। अब एकदम ध्यान से सुनना, जब हम राजेंद्र चोर का आक्रमण इस परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो कहाँ करेगा? बंगाल में करेगा, पाल वंश के ऊपर करेगा। इस चीज को थोड़ा सा देखना है, एकदम ये नहीं कि हमको जो आता है जोर से बोल देंगे। देखो इसमें पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। क्या था?
गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। एकदम ध्यान से सुनना बाबू, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, खास करके तुम बिहार पुलिस और बिहार एसआई का जब एग्जाम दे रहे हो ना, तो ये सब बिहार वाला लोकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। गोपाल क्या कहता, बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। क्या क्या था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय। गोपाल क्या किया था? उदंतपुरी लिख देते हैं, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, ठीक है। तुमसे पूछे उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? गोपाल किया था। इसके बाद आता है कौन सा शासक? गोपाल के बाद धर्मपाल। क्या था? धर्मपाल, ठीक है। धर्मपाल के बारे में बोला जाता है कि ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कहीं कोई दिक्कत है? देखो, ये जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय है और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसमें ना बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया जाता था। अब बौद्ध धर्म का कौन सा शाखा? तो बौद्ध धर्म दो शाखा में बटा हुआ था, एक हीनयान और एक महायान। तो बाद में जो महायान शाखा था ना, वो एक ब्रजयान में टूट गया। किसमें टूट गया? ब्रजयान में। महायान ही बाद में क्या हो गया? ब्रजयान हो गया। अगर हम बात करते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य का, तो जब हम थाईलैंड का बात करते हैं, चाइना का बात करते हैं, तिब्बत वाला लोकेशन में बात करते हैं, म्यांमार वाला लोकेशन में बात करते हैं, ये सब में बौद्ध धर्म का अधिकता है भी। क्या है? अधिकता है। लेकिन वहां पे कौन सा शाखा चलता है? ब्रजयान शाखा। ब्रजयान शाखा किसका हिस्सा था? तो महायान शाखा का हिस्सा था। समझ में आया? पहले बौद्ध धर्म दो पार्ट में टूटा। चौथी बौद्ध संगति जो कनिष्क के समय में हुआ था, ठीक है, प्रथम शताब्दी में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष। क्या थे? अश्वघोष। उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया, अब वसुमित्र को अध्यक्ष बनाया गया। कहीं को दिक्कत है? जब कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ठीक है, किसके समय में? कनिष्क के समय में। ये सब तो तुमको पढ़ाए हुए हैं, इस समय तो दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जब चौथी बौद्ध संगति हुआ था, उसी समय बौद्ध धर्म दो शाखा में टूट गया। कितने शाखा में? दो शाखा। एक कहा गया हीनयान, एक कहा गया महायान, ठीक है। हीनयान का मतलब होता है कि अखंड जो प्राचीन बौद्ध धर्म का जो तुम्हारा सोच चलता रहा है, सिद्धांत चलता रहा है, उसी को फॉलो करेंगे। और महायान का काम था कि कुछ कुछ इसमें साइंटिफिक चेंज अगर लाना है, बदलाव लाना है, तो हम उसको लेके चलेंगे। कोई दिक्कत है? हाँ, जब आगे बढ़ा ये चीज, जैसे जैसे समय बीतता गया, तो महायान भी ब्रजयान शाखा में टूट गया। किसमें टूट गया? ब्रजयान। तो उदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किसका शिक्षा दिया जाता था? तो ब्रजयान का शिक्षा दिया जाता था, ब्रजयान शाखा का, ठीक है। किसका शिक्षा? ब्रजयान शाखा का शिक्षा दिया जाता था। कहीं कोई दिक्कत है? हाँ, उदंतपुरी विश्वविद्यालय जब एक समय दिमाग में क्लास में बैठा के रखो, जब बिहार शरीफ पढ़ा दिए, ये विश्वविद्यालय का नाम उदंतपुरी है, तो कहाँ तुम्हारा सोच है? एकदम बिहार नालंदा के बिहार बगल में नहीं है बिहार शरीफ। नालंदा डिस्ट्रिक्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसका मुख्यालय वगैरह कहाँ है? बिहार शरीफ है। क्लास पे फोकस रहो बाबू, तुम्हारे लिए ही अच्छा है ना। क्लास में ध्यान रखोगे तब ना। इसको स्टार्टिंग में ही बोल दिए, जब इस समय गोपाल स्थापना किया था, उस समय पढ़ा दिए थे कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना गोपाल बिहार शरीफ में किया है। उदंतपुरी कहाँ है सर? यहीं पे है, ठीक है, बगल में था। ध्यान देगा तब ना क्लास में। चलो, उदंतपुरी कहाँ है? बिहार शरीफ में। संस्थापक कौन थे? गोपाल, ठीक है। उसके बाद धर्मपाल आता है। धर्मपाल किस विश्वविद्यालय का स्थापना करता है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। ये दोनों विश्वविद्यालय में किस चीज का शिक्षा दिया जाता है? तो ब्रजयान शाखा का शिक्षा दिया जाता है। ब्रजयान शाखा का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। कहीं कोई दिक्कत है? चलो, बौद्ध। अब देखो, ये जो धर्मपाल है ना, ये धर्मपाल क्या किया था? ये त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग ले लिया था। कहाँ लिया था? त्रिपक्षीय संघर्ष में। देखो, राष्ट्रकूट से जब हम त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बोले थे कि ध्रुव था। क्या था? ध्रुव। राष्ट्रकूट का शासक जो ध्रुव था, वो त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या हुआ था? भाग लिया था। अब उसके बाद जब हम पाल वंश का बोलेंगे, तो पाल वंश का कौन लिया था? धर्मपाल। अब आता है कौन? प्रतिहार। तो प्रतिहार पढ़ेंगे तो वहां भी तुमको इसका चर्चा कर देंगे कि प्रतिहार वंश से कौन वहां पे जाके भाग लिया था, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब यहाँ पे धर्मपाल क्या हुआ? राष्ट्रकूट में ये त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग ले लिया। इधर से कौन ले रहा था? यहाँ से धर्मपाल और यहाँ से ध्रुव, ठीक है। उस देखो, बेसिकली ये पाल वंश वाला जो था ना, ये हमेशा हारते गया। जब भी त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा ले रहा था, तो ये देखो, त्रिपक्षीय संघर्ष का मतलब क्या होता है कि ये संघर्ष बहुत दिन तक चला। क्या चला? बहुत दिन। ये कोई एक दिन का युद्ध नहीं था कि आज लड़े, एक महीना डेढ़ महीना में खत्म हो गया। ये सालों साल होता है। तुम लोग गांव घर में देखता होगा, अगर गांव घर में जगह जमीन का विवाद होता है कि नहीं? आपस में देखता होगा, घर में बाप दादा का बहुत सारा जगह जमीन का ऊपर से विवाद चलते आ रहा है। तो वो विवाद रोज नहीं होता है, वो चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? पीढ़ी दर पीढ़ी विवाद होता है। कभी ये आया जमीन जोतने के लिए या जमीन पे खेती करने के लिए, वो लाठी चला दिया।
फिर कुछ दिन बाद मैनेज हुआ, शांत हो गया, फिर दूसरा कोई इस पर जमीन पे खेती करने चढ़ा, फिर लड़ाई हो गया। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ाई होता है। उसी तरह ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, समझ में आ रहा है? ये एकदम चलते रहा युद्ध, एक दिन में खत्म नहीं हुआ। कभी ये अटैक किया, कुछ हिस्सा इधर से ये खींच लिया, कभी ये अटैक किया, कुछ हिस्सा ये खींच लिया, कभी इधर से ये अटैक करता था तो ये कुटा के चल जाता था, ये हिस्सा वगैरह को कब्जा वगैरह नहीं कर पाता था। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि पाल वंश का जो धर्मपाल था, जब युद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया तो इसको कभी भी कुछ हासिल नहीं हुआ, हमेशा इसको नुकसान नहीं हुआ, समझ में? अंतर्गत जीतता कौन है? तो राष्ट्र ये वाला जीतता है, प्रतिहार वाला जीतता है, समझ में आ रहा है? इस पे कब्जा किस कौन कर लेता है फाइनल? ये एरिया कन्नौज का है, क्या है? कन्नौज वाला एरिया है, ठीक है, कन्नौज वाला एरिया को फाइनल कब्जा कौन करेगा? प्रतिहार वाला, गुर्जर प्रतिहार। इसके बाद हम लोग प्रतिहार का डिस्कशन करेंगे, बहुत दूर अभी उससे हम लोग नहीं है, ठीक है। चलो, धर्मपाल आ गया। धर्मपाल के बारे में बताया था कि वो किसमें हिस्सा लिया था? आराम से बोलो। हाँ, वेरी गुड। चलो, उसके आता है देवपाल। क्या आता है? देवपाल। क्या नाम है? देवपाल। देखो, देवपाल के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। देवपाल के समय में एक विदेशी यात्री नाम था सुलेमान। क्या नाम था? सुलेमान। तुमसे पूछेगा कि सुलेमान किसके दरबार में आया था, तो देवपाल के दरबार में आया था। कहीं को दिक्कत है? सुलेमान किसके दरबार में आया? देवपाल के दरबार में आया था। विदेशी यात्री का नाम क्या था? सुलेमान, ठीक है। चलो, इसमें तुमको पढ़ा दिए थे कि इसमें अल मसूदी आया था, याद है ना? हाँ, ध्यान रखना। इंद्र तृतीय के समय में कौन आया? अल मसूदी। किसका चर्चा किया था? मानसून का चर्चा किया था। ये तो पढ़ा दिए है ना। देखो, इंद्र भगवान क्या होते हैं? वर्षा के देवता होते हैं। क्या होते हैं? उसी के समय में मानसून का खोज कर दिया, मतलब चर्चा कर दिया था। कौन? अल मसूदी। तो कभी भी कंफ्यूज जाना नहीं। अल मसूदी मानसून का चर्चा किसके समय में किया था? इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय किसके देवता होते हैं? तो वर्षा के देवता होते हैं। चलो, अब देवपाल पे आते हैं, कहानी समझो। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, ठीक है। गोपाल कौन सा विश्वविद्यालय का स्थापना किया? उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया। गोपाल के बाद कौन आता है? धर्मपाल। धर्मपाल कौन सा विश्वविद्यालय का स्थापना किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया। समझ में आ रहा है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदंतपुरी विश्वविद्यालय में ब्रजयान शाखा का शिक्षा दिया जाता था। तुमसे पूछेगा कि ब्रजयान का संबंध किस धर्म से है? अगर ब्रजयान नहीं दे, केवल बौद्ध धर्म का शिक्षा दे देगा अवसर में, तो हम लोग को कंफ्यूजियाना है। हाँ, कंफ्यूज आएगी? बिल्कुल एकदम नहीं कंफ्यूजियाना, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। अब धर्मपाल के बारे में बताया जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में ये भी भाग लिया था। समझ में आ रहा है? उसके बाद कौन आया शासक? देवपाल। देवपाल के समय में विदेशी यात्री कौन आया था? सुलेमान आया था। कहीं कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। देवपाल के बाद आता महिपाल। कौन आता है? महिपाल। महिपाल के बारे में तुम लोग को बहुत कुछ पढ़ाए हुए हैं। जब चर्चा हो रहा था किसका? जब चर्चा हो रहा था चोल वंश का, ठीक है। चोल वंश का राजेंद्र प्रथम। कौन? राजेंद्र प्रथम, ठीक है। पहले आक्रमण करता है श्रीलंका पर, फिर आक्रमण करता है इंडोनेशिया पर। इंडोनेशिया का शासक था शैलेंद्र शासक। क्या नाम था? उसको एकदम लुंगी पहना के दौड़ा दौड़ा के मारा, ठीक है। और इंडोनेशिया को जीत लिया ना। इंडोनेशिया के जीतने के बाद जब वापस भारत आता है, तो भारत आने के बाद आक्रमण कहाँ करता है? बंगाल, ये वाला क्षेत्र में यहाँ से उठता है और कहाँ पे लेके जाता है अपना अभियान? बंगाल अभियान होता है। अब बंगाल में जाता है, वहाँ पे उस समय पाल वंश का शासक था महिपाल। कौन था? महिपाल, ठीक है। महिपाल जब शासन कर रहा था, और उसी समय किसका आक्रमण हो गया? राजेंद्र प्रथम का। राजेंद्र प्रथम कौन सा वंश का था? चोल वंश का। अब राजेंद्र प्रथम जब आक्रमण किया तो महिपाल जाके दुबक गया, छुप गया। क्योंकि राजेंद्र के बारे में ना केवल भारत में नहीं, पूरा विश्व में उस समय डंका बज गया था, पूरा एशिया में बच गया था। देखो, श्रीलंका पे आक्रमण कर ही दिया था, इंडोनेशिया पे आक्रमण कर ही दिया था, और चाइना उसके पहले खौफ में था। क्योंकि शैलेंद्र शासक पे आक्रमण करने का मेन वजह यही हुआ था कि शैलेंद्र शासक जो था वो इंडोनेशिया का राजा था। कहाँ का था? समझ में आ रहा है ना? तो इंडोनेशिया के राजा के दरबार में चाइनीज राजदूत आया और तारीफ कर रहा था किसका? राजेंद्र के बारे में, राजेंद्र चोल के बारे में तारीफ कर रहा था। तो शैलेंद्र बोला कि ओ राजेंद्र वकलोल है, वो हमसे टिकेगा, हम उससे बहुत बाहुबली है, ज़्यादा ताकतवर है। आइए, खबर किसको लग गया? राजेंद्र चोल को। बस लुंगी पहन के दौड़ा दिया। क्यों? क्योंकि सबसे मजबूत नौसेना का अगर बात करते हैं तो चोल वंश के राजा के पास था, चोल शासक के पास था सबसे मजबूत नौसेना। समझ में आ रहा है ना? किसके पास था? चोल वंश। तुरंत अपना नौसेना उठाया, कहाँ आक्रमण करने चला गया? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का शैलेंद्र शासक को उल्टा के मारा। आप बोला जाओ सब चाइनीज राजदूत को बोलो कि हम वास्तविक में राजेंद्र शासक की वास्तविक शासक है। समझ में आ रहा है ना? तो वो तो चाइना तक इसका वीर गाथा फैला हुआ था। और ये तो बंगाल चाइना में है कि इंडिया में है? इंडिया में है ना जी। तो ये तो बगल में पड़ोसी है, इसको तो पता ही था। तो महिपाल पहले जानता था कि राजेंद्र चोल है बहुत खतरनाक। समझ में आ रहा है? अगर इससे हम भिड़ गए तो हमको कहीं नहीं छोड़ेगा, हम चोटिया चोटिया के मारेगा।
ठीक है, ये पहले जाके दुबक गया। और राजेंद्र चोल जब यहाँ पहुंचा तो बंगाल के पास से गंगा नदी गुजरती है ना जी। गंगा नदी बंगाल में दो टुकड़ा में हो जाता है, एक हुबली का पार्ट है जो जिसके किनारे कलकत्ता हावड़ा सब जो बसा हुआ है, ठीक है, जिस पर हावड़ा ब्रिज वगैरह बना हुआ है, ठीक है। वहां गया, बंगाल पहुंचा और बंगाल में गंगा नदी से एकदम 1 कटोरा गंगा जल लिया। क्या लिया? 1 कटोरा गंगा जल। और गंगा जल लेके महिपाल को बुलाया। कहाँ गया यहाँ का शासक जो था पाल वंश वाला? महिपाल आया, जी हुजूर बोलिए। बोला करो, इस एरिया में शासन तुम करो, हम यहाँ शासन करने नहीं आए थे, हम यहाँ पे गंगा जल लेने आए थे। उसका करेजा में ठंडक मिला, हे बाप बच गए, अब नहीं मारेगा हमको, ठीक है। तो बोला क्या गंगा जल? बोलते हम टंकर का टंकर भिजवा देते, 1 कटोरा के लिए इतना परेशान हुए। तो बोला कि मेरे पास 2 ऑप्शन था। रीजन क्या था 2 ऑप्शन का? कि कहीं भी उस समय पानी समुद्र का यूज तो तभी कर सकता है जब तुम्हारा उस क्षेत्र में कब्जा हो, समझ में आ रहा है? तो राजेंद्र चोल बोला कि मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो झुक के तुमसे मांग लेते हम गंगा जल, या फिर हमको आके तुमसे युद्ध करना था। तो हमको दूसरा वाला ऑप्शन अच्छा लगा, इसलिए हम युद्ध कर दिए। झुक के मांगना राजेंद्र चोल के डिक्शनरी में नहीं लिखा हुआ है। महिपाल को ठंडा लगा, चलो कम से कम गंगे जल ले गया, हमको कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। और गंगा जल लिया मतलब बंगाल को तो जीत लिया था, महिपाल अपना हार स्वीकार कर लिया था। तो बंगाल को जीतने के बाद, सॉरी वो गंगा को जीतने के बाद, कहने का मतलब बंगाल को जीतने के बाद वहां पे गंगई कोंड का क्या किया? उपाधि लिया। किसका उपाधि लिया? तो गंगई कोंड का उपाधि किसने लिया था? राजेंद्र चोल। किस अभियान के बाद? बंगाल अभियान के बाद। किस अभियान के बाद? बंगाल अभियान। अब वहां से जीत के वापस आया कहां पे? तो अपना आया इस एरिया में, ठीक है, तंजौर वाला एरिया में। चोल वंश का राजधानी कहाँ था? तंजौर। और तंजौर में वहीं पे को पहले शहर बसाया। क्या बसाया? शहर। उसका नाम क्या रखा? गंगईकोंड चोलपुरम। क्या नाम रखा उस शहर का? नया शहर बनाया और उसका नाम रखा गंगईकोंड चोलपुरम। समझ में आ रहा? तो गंगईकोंड चोलपुरम शहर का स्थापना कौन किया था? राजेंद्र प्रथम, ठीक है। अब वहीं पे वो तालाब खुदवाया बढ़िया से लेबर मिस्त्री लगा के, और उसमें एकदम पानी भरा और जो 1 कटोरा गंगा जल लाया था उसी में देके मिला दिया। मतलब बड़का दही में कैसे, दूध में कैसे जोरन पड़ता है, तो पूरा पानी था उसमें, और उसमें 1 कटोरा जल मिला दिया। अब मिला के बोलता है ये क्या है? चोल गंगम। ये क्या है? चोल गंगम, मतलब चोलों की गंगा। समझ में आ रहा है? चोलों की गंगा। तो चोल गंगम तालाब का स्थापना कौन किया था? राजेंद्र चोल। गंगई चोल कोंडपुरम का स्थापना कौन किया था? गंगईकोंड चोलपुरम का स्थापना कौन किया था शहर का? तो राजेंद्र चोल। ये कहानी शुरू हो गया। तो महिपाल के समय में कौन आक्रमण कर दिया था? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम बोलो या राजेंद्र चोल बोलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अंतिम शासक आता है मदन पाल। क्या आता है? मदन पाल, ठीक है। मदन पाल योग्य शासक नहीं था, बहुत कमजोर हो गया था उस समय पाल वंश वाला, ठीक है। और धीरे 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 ये क्या हुआ? सामंती रूप में अपना जीवन जीने लगा। इसीलिए मदन पाल के बाद कोई इसमें नामी शासक नहीं है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मदन पाल को ही हम लोग लास्ट शासक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लास्ट शासक। कहीं कोई दिक्कत है? हाँ, मदन पाल के बारे में क्या बोलते हैं हम लोग? लास्ट शासक, क्योंकि इसके बाद कोई बढ़िया से योग और कर्मठ शासक नहीं आया। ये लोग धीरे धीरे क्या करने लगे? सामंती जीवन जीने लगे। और इसी सामंती जीवन में पाल वंश का जो सामंत था उसका नाम था सामंत सेन। क्या नाम था? सामंत सेन। वो देखा कि पाल वंश पूरा कमजोर हो गया। क्या हो गया? पाल वंश कमजोर हो गया। तो यहाँ क्या करेगा? वो सामंत तो रहता ही है, अब धीरे धीरे क्या करता है? वो अपने आप को राजा स्थापित करता है और वहां पे पाल वंश के जगह पे सेन वंश का स्थापना करता है। क्या करता है? सेन वंश का। अब इतिहास समझ में आ रहा है ना कि इस एरिया में हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? सेन वंश पढ़ेंगे, ठीक है। सेन वंश बहुत बड़ा नहीं है, सामंत सेन उसका संस्थापक होता है। क्या होता है? सामंत सेन उसका संस्थापक होता है। तो अगले क्लास में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सेन वंश के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इससे संबंधित कोई किसी को डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो।